हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमा एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायो। जो हमारा चैप्टर है वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके पहला लेक्चर देखे, उसके बाद सेकंड लेक्चर उसको समझ में आ जाएगा। तो मैं कंटेंट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो इस इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको लगे कि ईजी है और आपको ज़्यादा हैक्टिक ना लगे। तो स्टार्ट करेंगे हम प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सबसे पहले जो भी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं एक्सेप्ट वो सेल्स जिनमें सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट सपोज प्लांट सेल्स है या फंजे हैं या सब यूकैरियोटिक हैं, उनमें जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक्सेप्ट दोज विच हैव सेल वॉल। जिनका सेल वॉल नहीं होता है उनकी आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और जिनके पास सेल वॉल होता है तो आउटर कवरिंग ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये सराउंड होती है सेल वॉल से। पहला ये है अपनी एनिमल सेल्स के लिए ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये दोनों में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, और कंपोजिशन जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये हर एक चीज को अलो नहीं करती है अंदर जाना या अंदर से बाहर आना। ये कुछ चीजों को अलो करती है, कुछ को नहीं करती है। तो इसलिए हमसे कहा सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिवली करती है चीजें अलो। जो चीज को चाहिए उसको अलो करेगी अंदर आना, और जो चीज को वेस्ट है उसको बाहर जाने के लिए अलो करेगी, क्योंकि इसको वो चीज सेलेक्ट करके उसको बाहर फेंकना है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ चीजों के लिए और कुछ को अलो नहीं करती। सपोज अगर हमें जो हमारी सेल है उसमें वेस्ट जमा होता है, तो सपोज वेस्ट दो तरह के होते हैं, सॉलिड वेस्ट, गैसियस वेस्ट, या हमारा लिक्विड वेस्ट भी होता है। तो सॉलिड वेस्ट तो गैसियस वेस्ट में हमारा आता है CO2। अगर सेल को CO2 की लेवल अंदर जो है वो बढ़ गई तो उसे CO2 को बाहर करना है। कैसे करेगी? वो CO2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो वो बाहर किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है जिसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब जिसमें एनर्जी हमें नहीं चाहिए वो खुद ही होगा। तो आपको ये याद रखना कि डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, और वो जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमारे जो गैसियस पार्टिकल्स हैं या जो हमारे गैसियस वेस्ट हैं वो हम जो ट्रांसफर करते हैं आउट ऑफ द सेल वो करते हैं बाय डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली जब हमारी सेल को ऑक्सीजन अंदर लेना होता है वो भी होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो ज्यादा होती है, अंदर जो है वो यूज हुआ होता है ऑक्सीजन, अंदर कम होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। सिमिलरली CO2 भी जब सेल में ज्यादा वेस्ट जमा होता है CO2 वो भी स्पॉन्टेनियसली सेल से बाहर जाता है जहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक हो गया हमारा डिफ्यूजन। सेकेंड प्रोसेस जो है हमारे सिलेक्टिवली परमेबल के लिए वो है हमें जो है मोमेंट ऑफ वाटर। मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउट टू इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड इन द सेल इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस के लिए क्या है, ऑस्मोसिस भी एक पेसिव मोमेंट है जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। ये होती है सिलेक्टिवली, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है। तो हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक, आप नोट कर सकते हैं या आप टेक्स्ट पे भी नोट उसको हाईलाइट कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट इज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये अपना ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है लेकिन वाटर का। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज है, जो सोल्यूट होता है वो इफेक्ट करता है ऑस्मोसिस को। सोल्यूट इफेक्ट ऑस्मोसिस कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, आप मान लो हमारे पास 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है और हमने क्या किया, हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया 50 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सोल्यूट के आसपास आएंगे और उसके साथ बॉन्ड करेंगे। ठीक, अब उसके साथ थोड़े से जुड़ जाएंगे, उनकी जो एनर्जी वो कम होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे पास दूसरी सोल्यूशन है उसमें भी इतना ही वाटर, इतने हमारे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है लेकिन उसमें हमने खाली 10 सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो अब आपको बताया जाएगा कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो डेफिनेटली आप कहोगे जिसमें हमने कम सोल्यूट डाला, जिसमें हमने 10 ही मॉलिक्यूल सोल्यूट डाले थे उसमें खाली कम ही वाटर मॉलिक्यूल्स
जो है वो सराउंड होके बंद हो गए थे, लेकिन बाकी जो है वो अभी अवेलेबल है। तो जिसमें कम सोल्यूट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री है, तो वो जा सकते हैं उस वाले। तो अब वहां पे अगर डिफाइन करना है हमें, तो वहां पे हम करेंगे फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में क्या है, वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बंद है, क्योंकि वहां पे सोल्यूट ज्यादा है, वो उसको सराउंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऑस्मोस की डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट पे लिखी है, मोमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक, मोमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, और हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन और हाई एनर्जी ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर टू लो एनर्जी ऑफ वाटर, या जो टेक्स्ट में लिखी है वो आपके लिए बेटर है, फ्रॉम अ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये है हमारी ऑस्मोस की डेफिनेशन। फिर से अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हमने सोल्यूट डाल दिया, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे, और उतनी वाटर जो वाटर की है वो फ्री मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगी, और इतना कम सोल्यूट होगा उतने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि उनको कम ही वाटर मॉलिक्यूल्स हमें लगेंगे सराउंड करने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रॉम अ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक, वरना अगर हम देखेंगे कि ये लो टू हाई कहां से जा रहा है, अगर हमने कहा था ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, यहाँ पे हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हमें लो से हाई जाना पड़ेगा सोल्यूट के अकॉर्डिंग हम देख लीजिए। थर्ड वाला ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारी चीजें जो हमारी सेल की सराउंड में होती है या सेल में होती है, हमें बाहर करनी है, हमें बाहर से अंदर लानी है, वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो पाती है, उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी यूज करते हैं, यानी एनर्जी यूज होती है। तो खाली जो भी सारे ट्रांसपोर्ट में खाली जो एक ही ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है मूवमेंट करने के लिए पार्टिकल्स की आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये हमारा सिलेक्टिवली परमेएबल का जो मैटर था। अब हमारे पास तीन टाइप की सॉल्यूशन होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक, हमारे पास तीन टाइप की सॉल्यूशन होती है, इनमें हम अपनी सेल को रख सकते हैं। तो अगर हमने अपनी सेल को, पहले हम समझे हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, उसके बाद हम अपने सेल को एक एक करके इनमें रखेंगे। ठीक, तो अगर हमारी सेल जो है उसमें कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, सपोज उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट है, ऐसे 10 पार्टिकल ऑफ सोल्यूट है उसमें, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग है उसमें 20 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है, तो जो सराउंडिंग वाली सोल्यूशन होगी उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर की मानी होती है हाई, जो हाइपर लिखा होता है इसकी मानी होती है हाई। हाइपरटोनिक होती है हाई कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की। तो जो बाहर वाली सोल्यूशन है अगर उसमें ज्यादा सोल्यूट है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हमने अपनी सेल को रख दिया तो क्या होगा, अभी जो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, वाटर विल मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब जो यहाँ पे सेल होगी उससे वाटर जो है वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, एंड जो सेल है वो श्रिंक होगी। सेल विल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर जो है वो मूवमेंट करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक, क्योंकि वहां पे फ्री मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं और वहां पे कम होते हैं, तो यहाँ पे जब वाटर निकलेगा सेल से तो सेल विल श्रिंक। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो की मानी होती है लेस, हाइपो जो है उसकी मानी होती है लेस या लो। ठीक, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशन है जहां जो सराउंडिंग में फ्लूइड है उसमें जो सोल्यूट है वो कम है, यानी जो हमारी सेल है, सेल में जो सोल्यूट है उससे कम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सराउंडिंग के वाटर में या सराउंडिंग के सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हमने सेल को रखा तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी वाटर सेल में आ जाएगा और सेल विल स्वेल। ठीक, अब लास्ट वाला आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में होता है सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है बोथ सेल में और आउटसाइड सराउंडिंग में। तो उससे क्या होता है ना, यहाँ पे जो मोमेंट है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चला जाता है और नेट मोमेंट किसी साइड नहीं होता, यानी जो सेल है वो शेप को रिटेन करती है और सेम शेप के साथ रहती है। तो हो गया ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है वो है जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो है जो बनी होती है उसमें मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होते हैं लिपिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मेजॉरिटी में होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन रीड की गई है वो है आरबीसी की मेम्ब्रेन, जो ह्यूमन आरबीसी है उसको सबसे ज्यादा रीड किया गया ह्यूमन सेल्स में। उसमें लिपिड जो होता है वो होता है 40% एंड जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 52%, और रिमाइनिंग जो
8 उसमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा होता है। ठीक, तो ये हमारी आरबीसी का है 40% है, 52% है हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। अब जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है आरबीसी के लिए, आरबीसी जो सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, उसकी शेप कैसी है, उसमें क्या होता है, वो जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो मोमेंट होता है वो उसमें परमिट होता है मोमेंट, कुछ मोमेंट लेटरल मोमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड फ्लिप मोमेंट्स ऑफ जो लिपिड्स है वो इसमें जो है परमिट होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। इसको बोलते हैं फ्लूइड, ये फ्लूइड टाइप होता है, फ्लूइड लाइक होता है, बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसी फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। और एमीबा में आप देख सकते हैं, एमीबा में क्या होता है, एमीबा अपनी जो सीडोपोडिया है, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिफरेंट शेप उसमें डाल के जो फूड है उसको एनगल्फ करता है, तो वो इज ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, दैट इज द जो एक्सेप्ट मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारी आरबीसी का है, ये जो है काउंट यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बस इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। तो अब है सेल वॉल। सेल वॉल जो कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि हर एक सेल में नहीं होता है, मोस्टली प्लांट सेल और फंजी में मोस्टली हमें पाया जाता है सेल वॉल, और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो सेल वॉल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, और मोस्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही फॉर्म करती है सेल वॉल को। ठीक है, तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड, आउट वाले साइड से होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर प्लांट्स में करें तो मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होता है जिससे सेल वॉल बनता है तो वो सेल्यूलोज होता है। एंड अगर हम फंजी की बात करें तो ये होता है काइटिन का। ठीक, अगर फंजी की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, लेकिन प्लांट्स में मोस्टली हमें सेल्यूलोज का बना होता है, और ज्यादा कंपोनेंट जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। हमारी बुक में प्लांट्स का दिया है तो हम एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे कि सेल्यूलोज का बना होता है। थर्ड पॉइंट, जब हमने पढ़ा कि हमने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक, अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया यानी कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो भी सेल के कंटेंट है वो खुद को विड्रॉ करते हैं सेल वॉल से। ठीक, एंड तब जो सेल होती है उसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस होता है सेल मेम्ब्रेन का श्रिंक होना और इनसाइड चले जाना, सेल वॉल से डिटैच हो जाना। ठीक, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, एंड द सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और उसको हम रिजेनरेट करने के लिए वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वापस या अंदर अंदर जो है वाटर आ जाएगा और सेल वापस से ठीक हो जाएगी। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल से जो वाटर निकलेगा, सेल श्रिंक होगी, तो जो उसके अंदर के कंटेंट है वो श्रिंक होके सेल वॉल से सुकड़ जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। ठीक, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, सेल वॉल से वो अंदर चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन, सेल वॉल से क्या फंक्शन मिलती है हमारे। अब देखो प्लांट जो है इतने रिजिड होते हैं, इतने सख्त होते हैं, तो वो किससे होते हैं, वो बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ठीक है, सबसे पहला सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड चीज, प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग एटसेट्रा। जब हमने सेल को रखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आपको अगर याद हो तो तब हमने कहा था कि सेल स्विvel हो जाएगी। अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा और सेल स्विvel हो गई तो सेल फट भी सकती है, उसकी वॉल ब्रेक हो सकती है। लेकिन अगर सेल के सराउंड में सेल वॉल है तो सेल वॉल विल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। दैट्स नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एटसेट्रा। सेल वॉल ही प्रिवेंट करता है, सेल वॉल भी बहुत हद तक प्रिवेंट करता है बहुत सारी चीजें जो इन सेल को इन्फेक्ट कर सकती है। सेल वॉल उनके लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। कनेक्शन एटसेट्रा, सेल वॉल जो है, सेल वॉल के थ्रू जो दो जो सेल्स होती है आपस में कनेक्ट होती है, एंड प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो है वो सेल वॉल के थ्रू पास होकर दूसरी सेल में चले जाते हैं। तो सेल वॉल भी हमें कनेक्शन जो है आपस में कनेक्ट करने में सेल्स को मदद करता है। ठीक, सेल वॉल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल है, ये न्यूक्लियस जो है वो मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल है, एंड
कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी कौन सा प्रोटीन कब बनाना है, किस प्रोटीन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, वो सारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। एंड रेगुलेट ऑल द फंक्शंस, जो भी फंक्शंस होती है सेल, यूकेरियोटिक सेल की ऑलमोस्ट सारी फंक्शन न्यूक्लियस से रेगुलेट करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। डबल मेम्ब्रेन बोन होता है। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द ऑर्गेनेल्स दैट आर बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ठीक। और मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं। जब डबल मेम्ब्रेन होता है तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ऐसे मेम्ब्रेन एक होता है और यहाँ पे ऐसे दूसरा मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे जब स्टार्ट होता है यहाँ पे कनेक्ट होके ऐसे एक छोटा सा पोर बन जाता है, ठीक। इस पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक। एंड न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 to 50 जो है माइक्रोमीटर होती है, ठीक। सॉरी 10 to 50 नैनोमीटर। ये जो न्यूक्लियर पोर यहाँ पे है, यही रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं, वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पोर्स इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, अगर यहाँ से न्यूक्लियस से कुछ बाहर निकल रहा है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकलता है, अगर साइटोप्लाज्म से कुछ न्यूक्लियस में आता है तो वो भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कंटेन जीन्स। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड उस डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं। जीन्स रेगुलेट करते हैं हमारा जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शन, जो भी हम कैसे होंगे, हमारी शेप, हमारी शक्ल, एक्स्ट्रा जो भी सारा है, कौन सा प्रोटीन कब बनाना है, कितनी हाइट होगी, वो सारा हमारे जीन्स रेगुलेट करते हैं। वो जीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। इन द अगर हम उनके जो डीएनए होता है, डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं, उन्हीं में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड होती है। अब ये डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है। और यही डीएनए है जिसे हम फिर जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो जो डीएनए होता है, ये जो खुद को कंडेंस करके इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम में जो है हमें नजर आता है, ठीक। और जब सेल डिवीजन होता है तब ये डीएनए रेप्लिकेट करके जो है ट्वाइस बन जाता है, फिर डिवाइड करके एक सेल में हाफ होके चला जाता है, और जो ई सेल है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए रिटेन करती है। फोर्थ पॉइंट है कंटेन न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक पोर्शन होता है जो नॉन सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ही रेस्पॉन्सिबल है आरआरएनए सिंथेसिस करने के लिए। आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, जो आरएनए राइबोसोम बनाने के लिए यूज होता है, और राइबोसोम को हम आगे जाके पढ़ेंगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो जो आरएनए बनाने के लिए जो ऑर्गेनेल है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होती है मोस्टली। सेल डिवीजन का हमने पहले ही बताया, सेल डिवीजन के वक्त जो न्यूक्लियस है इसके क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर अलग अलग हो जाते हैं, और फिर हमें वो क्रोमोसोम दिखते हैं। नॉर्मली 1 per cell, आपके टेक्स्ट में लिखा है नॉर्मली ये न्यूक्लियस है एक होता है एक सेल में, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और 100 में 1000 में भी हो सकते हैं बहुत से सेल्स में। जो सेल मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं या जो एक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ये कंटिन्यू होती है विद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी याद रखने के लिए ये पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये होती है कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है ये जो डिस्कस कर रहे थे जो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम पढ़ लेंगे। वहां पे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बोर्ड होता है, एंड उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की शेप में नहीं होता है, फ्रीली सराउंडिंग होता है और फ्रीली फ्लोटिंग होता है साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेम्ब्रेन बोर्ड होता है, डू नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शन बट सम परफॉर्म द प्लाज्मिड्स।
प्लाज्मिड्स आप जाके आगे पढ़ेंगे, प्लाज्मिड सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली पाए जाते हैं, और ये भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं जो कि एक न्यूक्लियस करता है यूकैरियोटिक में। वो बहुत सारे फंक्शन प्लाज्मिड करते हैं, जो कि ये अलग पार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक, तो अभी के लिए इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे जगह खुद पढ़ोगे। तो न्यूक्लियस में था इतना अभी, और न्यूक्लियस में इतना ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है उतना तो ठीक है। न्यूक्लियस को हमने वहां पे देखा था जब हमने सेल्स पढ़ी थी, ओनियन पील पढ़ा था, तो फिर हमने उसको मिथाइल ब्लू या सैफरॉन सॉल्यूशन से जब हमने स्टैंड किया था तो हमें बीच में जो डॉट दिखा था वो न्यूक्लियस था। तो वो उस न्यूक्लियस के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अभी तक जो हमने पढ़ ली। तो न्यूक्लियस के लिए इतना ठीक है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वाला पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो अगर हमने देखा होगा जब हमने सेल को देखा था, हमने चीक सेल या ओनियन पील को देखा था, तो बीच में जो एक पार्ट था जो लाइटली स्टैन हुआ था, जो स्टैन लाइटली हुआ था उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक फ्लूइड पोर्शन होता है, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं इसे, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, और उसमें जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स या जो भी ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज एक्स्ट्रा जो भी होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाता है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो है ये है, इसी में सारे ऑर्गेनेली जो है वो इसी में फ्लोट होते हैं और इसी में वो फ्लोट करते रहते हैं। सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाता है, और उसमें जो भी अंदर रहता है फ्लूइड उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइड से इसकी जो होती है वो साइटोप्लाज्म होती है, और बीच में जो ऑर्गेनेलीज इसमें होती है उनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज होती है अगर होंगे तो, एंड कंटेन ऑर्गेनेलीज इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट वायरसेस। ये प्रेजेंट होती है ऑल द ऑर्गेनिजम्स who have this cytoplasm except viruses को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सराउंड नहीं करती है, तो उनके लिए न तो ऑर्गेनेल्स होते हैं न तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। तो सिंपली वो खाली एक जेनेटिक मटेरियल, खाली आप न्यूक्लियस को तोड़ के जो अंदर जेनेटिक मटेरियल निकलेगा खाली वही वायरस होते हैं, और बाहर जिनको प्रोटीन कोड हो सकता है। तो इसलिए वो जो आउटसाइड द सेल लाइव नहीं होते हैं वो अपने डेड समझ सकते हो, लेकिन जैसे ही वो सेल में एंटर करते हैं तो वो सेल की मशीनरी यूज करके अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो वायरसेस के एक्सेप्ट वायरसेस सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो वायरसेस का ये था, इनमें एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्म भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब थर्ड लेक्चर में हम ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनेलीज है वो डिस्कस करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे सेल डिस्कस, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर चैप्टर सिंपल है, आपको जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको जाके टेक्स्ट से पढ़ना है, और जो मैं पॉइंट जहाँ पे लिखवाता हूँ उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। टेक्स्ट पे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से हाईलाइट कर सकते हो, और जो कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है उसको आप साइड में लिख सकते हो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब।